प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 में हिंदी के पाठ लहासा की ओर को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में बायोलॉजी के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ेंगे। साथ साथ इन पर आधारित बेहद रोचक प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित पाठ लहासा की ओर को पढ़ने वाले हैं। ये इस पाठ का अंतिम वीडियो है और यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज के इस वीडियो में हम डांडे से लहासा की ओर जब लेखक जा रहा था तो क्या कुछ हुआ उसका वर्णन करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेखक बताता है कि उन्होंने 2 घोड़े ले लिए थे और उस घोड़े पर सवार होकर वो डांडे की यात्रा करने निकल पड़े थे। तो दोपहर का वक्त था और लगभग जो लेखक था वो समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि उस समय जो गर्मी थी वो कितनी हो रही थी। तो लेखक बताता है कि डांडे का जो रूप था वो भी बहुत ही ज्यादा बियाबान जैसा था, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे मतलब बहुत ही ज्यादा, जिस पर कोई घास नहीं थी, कोई पेड़ पौधे नहीं थे और ना ही कोई बर्फ की सफेदी थी, कोई बर्फ भी नहीं था। तो बहुत ही बियाबान जैसा था, उजाड़ जैसा था और बहुत ही भयावह स्थिति थी वहां की। लेखक बताता है कि उस रास्ते से होकर लेखक एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो डांडे के नाम से प्रसिद्ध था और डांडे नामक जो स्थान था वो देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर से और जानवरों की सींग, पीली, लाल, हरी इत्यादि झंडियों से बनाकर उस मंदिर को सजाया गया था। तो वह एक धार्मिक स्थान भी था जहां पर लेखक ने यात्रा के दौरान एक विशेष अनुभव प्राप्त किया। लेखक बताता है कि जो घोड़ा हमने लिया था वो घोड़ा तो ठीक था, पर जो लेखक के पास जो घोड़ा था वो बहुत ही सुस्त था। क्यों सुस्त था? क्योंकि वह धीरे धीरे चल रहा था और धीरे धीरे चल रहा था इसलिए वह पिछड़ गया। यहाँ पर लेखक एक पाश्चात्य उपन्यास के पात्र का वर्णन करता है जिसका नाम है देनक्वी किस्तो। देनक्वी किस्तो जो है वो एक ऐसा पात्र था जो अपने उपन्यास में एक घोड़े पर चलता हुआ जा रहा था, झूमता हुआ धीरे धीरे। तो लेखक को भी वैसा ही अनुभव होने लगता है। इसीलिए लेखक को लगता है कि ये जो घोड़ा है वो बहुत ही सुस्त है और आगे रास्ते में उसको इससे बहुत ही परेशानी हो। और ऐसा होता भी है कि एक जगह पर क्या होता है कि 2 रास्ते फूट रहे होते हैं, यानी 2 राह होता है। तो ऐसी स्थिति में अब लेखक कंफ्यूज हो जाता है। लेखक समझ नहीं पाता है कि उसे किस रास्ते पर जाना है, तो वह गलत रास्ते पर चला जाता है और 1.5 मील लगभग चला जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो गलत रास्ते आ गया। और इस पर क्या होता है कि उसका जो दोस्त है सुमति, जिसके साथ वो यात्रा कर रहा है, वो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा होता है और वो बताता है कि वो बहुत ही गुस्सा था। अब यहाँ पर सुमति के चरित्र के बारे में बताया गया, उसके रूपरेखा के बारे में बताया कि जो सुमति है वो मंगोल था एक। तो मंगोल का मुंह तो वैसे ही लाल होता है। तो वो बताता है कि जब लेखक वहां पहुंचा तो सुमति बहुत गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा कि मैंने 2 टोकरी कंडे जो हैं वो फूंक डाले। कंडे का मतलब होता है जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं, उससे
फूंक डाले उसने 2 टोकरी और 3-3 बार चाय को गर्म कर लिया था। यानी उसने बहुत इंतजार किया था लेखक का। पर लेखक जो है वो तो रास्ता भटक गया था। और किस लिए भटक गया था वो बताता है कि उसमें उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसका जो घोड़ा है वो ही बहुत सुस्त था। तो अब क्योंकि लेखक जो है वो रास्ता भटक गया था और काफी समय व्यर्थ हो गया था, इसीलिए वो लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहर जाते हैं और लंकोर में ठहर जाते हैं। यहाँ पर लेखक लंकोर की यात्रा का वर्णन करता है कि लंकोर का उसका अनुभव कैसा रहा। ध्यान रहे विद्यार्थियों, हम पहली वीडियो में ये चर्चा कर चुके हैं कि लेखक काठमांडू से लहासा की ओर जा रहा है, तिब्बत की ओर जा रहा है। तो ये जो स्थान के नाम है ये उसी क्रम में है। अब तक हमने जितना पाठ पढ़ा उसमें हमने ये जाना कि डांडे का रूप कैसा था और लेखक को एक सुस्त घोड़ा मिल गया था, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक गया था और उसके लिए जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो जो 1.5-2 मील का रास्ता है वो दोबारा तय करना पड़ा। उसमें उनका समय भी बहुत व्यर्थ हो गया। आइए अब हम आगे का अंश पढ़ते हैं। आगे लेखक बताता है कि लंकोर के बाद वो तिंगरी नामक एक स्थान पर पहुंचे। अब तिंगरी जो है वो एक बहुत ही विशाल मैदान था। यहाँ पर देखिए जो लेखक है वो ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर भी बता रहा है, यानी भौगोलिक स्थिति भी बता रहा है स्थान की। जो तिंगरी है वो बहुत से टापुओं से घिरा मालूम होता था, जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। तो उसी पहाड़ियों में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम था तिंगरी समाधि, और इसीलिए उसका नाम तिंगरी पड़ गया था। तो जो लेखक के साथ जा रहा है सुमति, तो सुमति जो है वो यहाँ पर एक व्यापारी के रूप में दिखता है। व्यापारी कैसे कि सामान्यतः वो साधु है, और साधु है तो वह क्या करता है, वो लोगों को चीरी बत्तियों के गंडे बनाकर देता है। अब ये गंडे क्या होते हैं? गंडे होते हैं एक प्रकार के ताबीज। तो वो ताबीज दिया करता था क्योंकि वह उसे बोध गया से लेकर आया था, तो रास्ते में वह लोगों को बांटा करता था और उसके बदले पैसे लिया करता था। इसीलिए उसका यहाँ बहुत सम्मान होता था, क्योंकि वह एक साधु है, एक बौद्ध भिक्षुक है। तो वो बताता है कि जो सुमति है वो यहाँ पर बहुत समय लगा रहा था, तो लेखक को वो समय व्यर्थ नहीं करना था क्योंकि उसे लहासा पहुंचना था। तो लहासा पहुंचने के लिए लेखक बहुत ही उत्साही था, तो इसीलिए उसने बोला कि आप जो यहाँ पर गंडे बांट रहे हो इसे बांटना बंद करो, और इसके लिए मैं आपको पैसे जो है वो लहासा जाकर दे दूंगा, और इसलिए जल्दी चलो। तो सुमति ऐसा ही करता है। सुमति को पैसे चाहिए होते हैं और वह उसे मिल रहे होते हैं, तो वह क्यों मना करेगा, तो वह हाँ करता है। तो लेखक जो है वो यहाँ से चलते चलते वो शेखर विहार पहुंच जाते हैं। शेखर विहार जो होता है वो मठ होता है, मठ यानी धार्मिक केंद्र। तो वहां पर पहुंच जाते हैं, और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये जो शेखर विहार है वह छोटे छोटे जागीरदारी में बटा हुआ है। जागीरदारी एक व्यवस्था है जिसका अध्ययन आप इतिहास में भी कर चुके होंगे। तो जागीरदार जो होते हैं वो यहाँ पर खेती करवाया करते थे। तो और यहाँ पर काफी मठ भी थे, और यहाँ पर अत्याधिक जो है वो भिक्षुओं का सम्मान होता था, यानी भिक्षुओं को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ समझा जाता था। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि शेखर विहार की जो खेती है उसके मुखिया जो है वो बहुत ही भद्र पुरुष थे, क्योंकि लेखक उनसे मिला। तो क्योंकि लेखक जो है वो भिखारी के वेश में था, इसीलिए उसका उतना सम्मान नहीं होना चाहिए था, या रास्ते में लोगों ने नहीं किया था। किंतु जो निम्से हैं, जो मुखिया भिक्षु हैं, उन्होंने लेखक का बहुत ही सम्मान किया। अब यहाँ पर लेखक को एक बहुत ही रोचक वस्तु मिल गई। वो क्या थे? वो थे कुंजर। कुंजर जो होते हैं वो बुद्ध वचन का अनुवाद होते हैं, यानी जितने भी बुद्ध ने उपदेश दिए उन उपदेशों का अनुवाद। तो लेखक उसे पढ़ने में व्यस्त हो जाता है, और जब लेखक से सुमति पूछता है कि क्या हमें जाना चाहिए, तो लेखक जो है वो इतना रम जाता है पाठ में कि वह कह देता है कि हाँ ठीक है चलते हैं, और लेखक को जाना पड़ता है।
तो इसीलिए लेखक जो है फिर वो ल्हासा पहुंचने के लिए तैयारी करने लगे। लगभग थोड़े ही समय बाद लेखक ल्हासा पहुंच जाता है। आइए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि तत्कालीन तिब्बती समाज कैसा था, वहां की स्थिति कैसी थी, वहां पर क्या कुछ था, ये हमने जाना। इसके बाद हमने जाना कि लेखक जो है वह किस प्रकार ल्हासा पहुंचा। मुझे आशा है कि आप घर जाकर इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ को पढ़ने के बाद अब बारी है पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने की। इस वीडियो में पहले आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसके उत्तर आपको लिखने हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंत में उत्तर के रूप में कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं जिसको आधार बनाकर आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं और साथ ही एक आदर्श उत्तर का निर्माण भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, मूल, तना। परिचय। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। इन उच्च पादपों में मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प तथा फूलों की उपस्थिति उसका मुख्य अभिलक्षण है। हमें विभिन्न पादपों, फल की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना तथा संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। मूल। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होते हैं जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल। प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनती है।
इसका उदाहरण सरसों का पौधा है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाते हैं। ये मूल तने के आधार से निकलती है। इन्हें जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण गेहूं का पौधा है। पौधे जैसे घास तथा बरगद में मूल मूलांकुर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। अब हम जानते हैं मूल तंत्र के कुछ प्रमुख कार्य। मिट्टी से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना और पादप नियमकों का संश्लेषण करना। अब हम जानते हैं मूल के क्षेत्र के बारे में। मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोब से ढका होता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूल गोब से कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, पतली भीति वाली होती है तथा उनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। इनमें बार बार विभाजन भी होता है। इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल को लंबाई में बढ़ाती है। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है। इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र का परिपक्व क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अब हम जानते हैं मूल के रूपांतरण के बारे में। कुछ पादप की मूल पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपना आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। वे भोजन संचयन करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद का अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने के कारण फूल जाती है। क्या आपको कभी देखकर यह आश्चर्य हुआ है कि बरगद से लटकती हुई संरचनाएं क्या उसे सहारा देती है? जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह बरगद की मूल आपको दिख रहे हैं। इस मूल को हम प्रॉप रूट भी कहते हैं। इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल को तने की निचली गांठों से निकलती है। इन्हें अवस्तभ मूल कहते हैं। कुछ पौधे जैसे राइजोफोरा जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, इसमें बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसे मूल को श्वसन मूल कहते हैं। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती है। अब हम तना के बारे में पढ़ेंगे। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण पर प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर गांठ तथा पौरियां होती है। तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती है उसे गांठ कहते हैं। ये गांठ अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शैशव अवस्था में होता है वह प्राय हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। तने के प्रमुख कार्य है जैसे शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाले रखना। तना पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषणी पदार्थों का संवहन करता है। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने में भी कार्य संपन्न करते हैं। तने का रूपांतरण।
तना सदैव आशा के अनुसार प्ररूपी नहीं होता। वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचयन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चरकालिक अंग की तरह भी काम करते हैं। तने के प्रतान जो कक्षीय कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, जैसे कड़ूवर्गीय सब्जियां, घिया, खीरा, तरबूज आदि, तथा अंगूर लता यानी वाइन तने की कक्षीय कलियां काष्ठीय, सीधी तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो सकती है। कांटे बहुत सारे पौधों में होते हैं, जैसे सिट्रस और बोगेनविलिया में। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों के पौधे चपटे तने, ओपनशिया, कैक्टस अथवा गुद्देदार सिलेंडर आकार यूफोर्बिया रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधे रॉ को भूमिगत तने जैसे घास तथा स्ट्रॉबेरी आदि नई कर्म स्थिति यानी नीश में फैल जाते हैं, और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तभी नए पौधे बनते हैं। पुदीना तथा चमेली जैसे पौधों में प्रमुख अक्ष के आकार से पार्श्व शाखा निकलती है और कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के लिए बाद में मड़कर जमीन को छते हैं। पिस्टिया तथा आइकॉर्निया जैसे कलीय पादपों में पीय शाखा निकलती है, जिसकी पौरियां छोटी होती है। इसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड तथा फूल का गुच्छा बनाती है। क्राइसैंथेमम गुलदावड़ी में पार्श्वीय शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती है और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है और उसके बाद बाहर निकल आती है और पत्तियां युक्त प्रहो बनाती है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय, मूल और तना। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्ती, शिराविन्यास, पत्ती के प्रकार, पर्णविन्यास और पत्ती के रूपांतरण के बारे में। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, आज हमने कक्षा 9 में हिंदी के पाठ लहासा की ओर को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में बायोलॉजी के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 9 में इंग्लिश के चैप्टर द फन दे हैड को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद क्लास 11th में इंग्लिश के चैप्टर द एड्रेस को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।